नमस्ते, वेलकम टू लेगेसी। हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट नंबर 10 ऑफ रिसर्च कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी इन कम्युनिकेशन। अभी तक हम देख चुके हैं कि रिसर्च फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्यों रिसर्च जरूरी होती है, रिसर्च की प्रॉब्लम क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, उसमें एरर्स क्या होते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च की डिजाइन किस तरह की होती है, डेटा कलेक्ट कैसे करा जाता है, सैंपलिंग की डिजाइन किस तरह रहती है और लोगों के एटीट्यूड को मेजर किस तरह करा जाता है। अब हम पूरी रिसर्च डिजाइन के एंड की तरफ बढ़ने लगे हैं। जो हमने सारी प्रोसीजर्स कर ली, सैंपलिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिसमें जो मैनेजर है, जो रिसर्चर है, पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट को जो मैनेज कर रहा है, जो रिसर्चर है, वो अपनी रिपोर्ट बनाता है रिटर्न, कि उसने क्या करा, उसका क्या फाइंडिंग्स रही, क्या कंक्लूजन रहा, क्या रिकमेंडेशन रहा, इसको उस डॉक्यूमेंट को बनाता है, उसे कहते हैं रिसर्च रिपोर्ट। इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एग्जाम के लिए इसको पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो सारे नोट्स हैं ये ऑलरेडी टेलीग्राम पे डले हुए हैं। तो अगर आपका एग्जाम है तो आप पहले उसको वहाँ पे जाइए, उसका प्रिंट आउट निकालिए ब्लैक एंड व्हाइट अपने पास, और उसको अपने सामने रख के लेक्चर को देखिए। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो पहले लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालिए या फिर मोबाइल पर ही उसको एक बार गो थ्रू करिए। जो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड है, मार्क्ड है, नोटेड है, वो आपको उसके अंदर लिखनी है। ओके। दूसरी चीज़, मेरे गले में हल्की सी खराश है, इचिंग हल्की सी है, कट जैसा है हल्का सा, बोलने की वजह है। तो आवाज़ जो है मेरी इतनी ही रहने वाली है। तो अगर आपको थोड़ी आवाज़ कम लगेगी नॉर्मल वीडियो से तो आप आवाज़ बढ़ा लो आपके साइड पे, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। तो हमें देखना यूनिट नंबर 10 में रिसर्च की राइटिंग और रिसर्च प्रेजेंटेशन एक रिसर्चर किस तरीके से करता है, ठीक है। पूरी रिसर्च किस तरह से लिखनी है, उसकी क्या प्रेजेंटेशन रहने वाली है, रिसर्च राइटिंग में हम क्या क्या देखते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट क्या क्या टाइप की होती है, रिसर्च रिपोर्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट जो आप लिख रहे हो तो किस तरह से लिखना है, उसका क्या फॉर्मेट है, क्या कंपोनेंट्स रहने वाले, कौन सी चीज किसके बाद आएगी, क्या क्या आपको सोच के रखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है जब आप रिसर्च को लिख रहे हो, जब ड्राफ्ट बना रहे हो और जब प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको क्या क्या लिखना है। मतलब अगर किसी ने भी हमसे पूछा कि रिसर्च रिपोर्ट को किस तरह से बनाना है, उसमें क्या लिखना है, वो सब हम उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने हमसे पूछा कि जीजीआर कब तक चलेगा, इंडियन टीम इंडिया के अंदर ओडीआई और टेस्ट में सीरीज कब हारना बंद करेगी, किसी ने हमसे पूछा कि चांग मलाई कब तक रहेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इंट्रोडक्शन। इस पूरे यूनिट के अंदर हम रिसर्च रिपोर्ट बनाने के बारे में पढ़ेंगे। पूरी रिसर्च डिजाइन का सबसे लास्ट पार्ट जो होता है वो रिसर्च रिपोर्ट रहती है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी हमने रिसर्च की फाइंडिंग्स करी उसको हम यूजर तक कम्युनिकेट कर सके। रिसर्च रिपोर्ट ऐसी बननी चाहिए कि जो यूजर है उसके लेवल के हिसाब से बननी चाहिए, सही तरीके से चीजें प्रेजेंट और लिखी रहनी चाहिए। मान लीजिए आपने रिसर्च स्टडी बहुत अच्छी तरीके से करी, लेकिन अगर आपने उसकी रिपोर्ट नहीं बनाई, उस सब सारी चीजों को लिखा नहीं, अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं करा, तो सारी जितनी आपने मेहनत करी, सैंपल बनाया, डिजाइन बनाया, हाइपोथेसिस बनाया, उसको प्रूव करा, उसके प्रूफ्स निकाले, सब मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो रिसर्च रिपोर्ट को लिखना बहुत जरूरी है, सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए अलग स्किल्स लगती हैं। क्या चीजें लगती है वो भी हम देखेंगे। रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या हो सकता है, हमारा एनालिसिस, हमारी फाइंडिंग्स का इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन तो हम लिख देते हैं कि भाई हमें रिसर्च रिपोर्ट से ये चीज पता चली। मान लीजिए एक कोई सॉकेट वाली कंपनी है, उसने बोला कि हम नए टाइप का सॉकेट लाना चाहते हैं, तो हमारा मार्केट कितना बड़ा है, कौन कितने लोग ऑन एवरेज सॉकेट हर महीने खरीदते हैं, कितने लोग पुराने को यूज करते रहते हैं, इसका हमको डेटा चाहिए। तो आपने रिसर्च किया, आपने कंक्लूजन निकाल के बता दिया कि भाई 20% लोग यूज करते हैं। उस कंक्लूजन का मतलब क्या निकला, फाइंडिंग्स क्या निकली, उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला, वो भी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर रहना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो मैनेजर है वो उसके डिसीजन रिसर्च रिपोर्ट के एनालिसिस के हिसाब से लेता है, उसे ही रिसर्च बेस्ड डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। ये वन वे कम्युनिकेशन रहता है, मतलब रिसर्च रिपोर्ट कोई दूसरा बंदा पढ़ रहा है, आपस में बात नहीं हो रही है। इसके लिए इसको ऑब्जेक्टिवली बनाना जरूरी है, इसमें वे चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो चीजें सही है, जो चीजें बिल्कुल शॉर्ट में कंसाइज तरीके से सही चीजों को, मटेरियल सही चीजों को बता सके, वही इसके अंदर आनी चाहिए। देखो रिसर्च रिपोर्ट के टाइप्स कौन-कौन से होते हैं। वैसे तो दो ही टाइप होते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट, छोटी रिपोर्ट और बड़ी रिपोर्ट। लेकिन बड़ी रिपोर्ट जो होती है, लॉन्ग रिपोर्ट, उसके और दो टाइप होते हैं। टोटल रिसर्च रिपोर्ट के चार टाइप होते हैं, लेकिन शॉर्ट रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट के और दो टाइप होते हैं। एक होता है टेक्निकल रिपोर्ट और एक होती है मैनेजमेंट रिपोर्ट। शॉर्ट में समझा जाए तो टेक्निकल रिपोर्ट वो होती है जो रिसर्चर्स अपने अपने लिए बनाते हैं, अपने फर्दर यूज के लिए, दूसरे रिसर्चर को देने के लिए बनाते हैं। उसमें सारी डिटेल्स रहती हैं टेक्निकल, क्या रिसर्च है, कैसे करा, क्या सिस्टम, क्या मेथड यूज करी रिसर्च के लिए। और मैनेजमेंट रिपोर्ट जो होती है वो क्लाइंट के लिए होती है, उन लोगों के लिए होती है जो रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं है। आपके मेरे जैसे लोग हैं जो रिसर्च को पढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं पता हाइपोथेसिस क्या होता है, उन्हें नहीं पता टाइप एरर क्या होता है, ठीक है। ये किनके लिए होती है, जिनको सिर्फ कंफ्यूजन में इंटरेस्ट है, रिसर्च से क्या पता चला वो बता दे सीधा सीधा, कैसे करा वो सब जानने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो पहले कोई भी रिसर्च में फॉर्मेलिटी और डिजाइन कितनी फिक्स है, उसका स्ट्रक्चर कितना फिक्स है, उससे पता चलता है कि वो रिसर्च किस टाइप की है। फॉर्मल रिपोर्ट वो होती है जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होती है, बड़ी होती है और स्ट्रक्चर्ड होती है, उसमें क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, सब कुछ डिसाइडेड रहता है। वो होती है एक लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट। और छोटी रिपोर्ट जो होती है, इनफॉर्मल रिपोर्ट जो होती है, इसका स्ट्रक्चर एकदम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो शॉर्ट रिपोर्ट या छोटी रिपोर्ट कौन सी होती है, कब सुटेबल होती है, जब प्रॉब्लम मतलब रिसर्च की प्रॉब्लम डिफाइंड है, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, बहुत सिंपल है, क्लियर कट मेथोडोलॉजी है उस केस में। इसके एग्जांपल्स क्या हुए, बुक का रिव्यू देना है, ऑथर ने क्या सोचा था, उसकी लैंग्वेज कैसी थी, क्या जो बताना चाहता था वो बता पाया, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उसके बायस थे, उस पे आप रिव्यू दे रहे हो, तो बुक रिव्यू एक तरह का शॉर्ट रिपोर्ट है। शॉर्ट रिपोर्ट क्या होता है, 4 से 7 पेज का होता है, उससे भी छोटा सकता है। इंटरनेट में ब्लॉग्स चलते हैं, रिव्यूज चलते हैं, वो शॉर्ट रिपोर्ट ही होती है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें ऑथराइजेशन होता है स्टडी का, जो क्लाइंट है वो आपको ऑथराइजेशन देता है कि आप स्टडी को कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई है इशू के अंदर, उसकी कवरेज क्या है, कंक्लूजन क्या है, रिकमेंडेशन फाइंडिंग्स क्या है, और अलग सेक्शन की हेडिंग रहती है। मतलब इसमें डिटेल्स कुछ नहीं है, रिसर्च कैसे करी है ये सब इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या हुआ, अगर आपको सेल्स को ट्रैक करना है क्वार्टरली बेसिस पर, तो आप उसको शॉर्ट में लिख दोगे 4 से 5 पेजों में, किस तरह की सेल्स रही है, उसमें क्या फाइंडिंग्स रही है, एकदम शॉर्ट रिपोर्ट जो होती है वो। ये रिसर्च है बहुत डायरेक्टेड रहती है, इससे गोल की तरफ होती है, इसमें ग्राफिक्स को यूज करा जाता है, इसमें रीडर को रेफर कर सकते हैं कि और कुछ आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो किसी और सोर्स से और फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ये ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं रहती है। लेकिन अपेंडिक्स के अंदर आप ओवरव्यू को इंक्लूड कर सकते हैं। अपेंडिक्स क्या होता है, एक अलग पार्ट रहता है रिपोर्ट का, जो नीचे आगे अगले हिस्से में आता है, आखिरी हिस्से में आता है, उसके अंदर सारी रिसर्च की फाइंडिंग्स, सारी मेथोडोलॉजी, सारी डिटेल्स, सारा प्रूफ, सारा डॉक्यूमेंटेशन लिखा रहता है, सारी चीजें अटैच करके रखी रहती है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन स्पीडली पहुंचाना और आसान तरीके से पहुंचाने का काम आता है। एक लेटर लिखना जो कि इनफॉर्मल टोन का है, ये भी इसका कम से कम पेजेस वो भी इसका पार्ट है। मेमोरेंडम रिपोर्ट बनाना ये भी इसका एक एग्जांपल है। क्या सजेशन हो सकते हैं शॉर्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, कि जो रीडर है उसको आप बताइए कि आप क्यों लिख रहे हो ये रिपोर्ट को, आप उसको क्या क्यों, उसका रीजन आप उसको बताओ। अगर जो जिसको आप रिपोर्ट भेज रहे हो उसने आपसे पहले कुछ पूछा था और आप उसको कुछ आंसर दे रहे हो, तो पहले उसको याद दिलाओ कि उसने क्या पूछा था, फिर आप उसको सही तरीके से डिटेल आंसर दो उसका शॉर्ट में। फिर डायरेक्ट और कंसाइज मैनर में आप अपने मैसेज को लिखो, और जो मटेरियल चीजें हैं, जो जरूरी चीजें, उसको अपेंडिक्स में अटैच कर दो। कंक्लूजन में नहीं लिखना है, रिसर्च के फ्रंट बॉडी पे नहीं लिखना, आखिरी में अटैच कर दो उसको। फिर दूसरी होती है लॉन्ग रिपोर्ट्स। लॉन्ग रिपोर्ट्स क्या होती है, जैसे हमने बताया टेक्निकल रिपोर्ट होती है और मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है। किस तरह की ऑडियंस उस पर डिपेंड करता है कौन सी रिपोर्ट बनेगी। टेक्निकल रिपोर्ट कौन सी होती है, जो रिसर्चर्स की कम्युनिटी के लिए होती है, इनको सब टेक्निकल चीजें पता है, तो क्या करना है, कैसे करना है, एक टेक्निकल रिपोर्ट को पढ़ के दूसरा बंदा सेम रिसर्च कर सकता है, ठीक है, ठीक है ना। मैनेजमेंट रिपोर्ट क्या रहती है, ये नॉन टेक्निकल लोग के लिए लिखी रहती है, अलग अलग मैनेजर्स, क्लाइंट्स, उनके लिए लिखी जाती है। तो टाइप ऑफ ऑडियंस के हिसाब से रिसर्च रिपोर्ट का टाइप बदल जाता है। टेक्निकल रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट होती है, जो जिसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन लिखा रहता है, व्हाट वाज डन, हाउ इट वाज डन, इसमें क्या रहता है, सोर्स ऑफ डेटा क्या है, रिसर्च की मेथड्स क्या है, सैंपलिंग डिजाइन क्या है, डेटा कलेक्शन और अलग इंस्ट्रूमेंट क्या है, डेटा एनालिसिस के टूल्स क्या है,
सब कुछ लिखा इसके रहता है। अगर किसी दूसरे रिसर्च, ये इसका मेन यूज क्या होता है, हमारी रिकॉर्डिंग के लिए, ताकि हम इस रिसर्च को बाद में कैसे कर सके, और अगर किसी और को दिया तो दूसरा रिसर्चर भी उसको रिपीट कर सके। ये होती है टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट भी शॉर्ट या लॉन्ग हो सकती है। अगर लॉन्ग रिपोर्ट को आपने एब्रीविएटेड समरी फॉर्म में लिखा तो उसको शॉर्ट टेक्निकल रिपोर्ट बोल सकते हैं। अगली होती है मैनेजमेंट रिपोर्ट। मैनेजमेंट रिपोर्ट क्या होती है, जैसे हमने देखा नॉन टेक्निकल ओरिएंटेड मैनेजर्स के लिए रहती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद कुछ और लिखने से पहले सीधा कंक्लूजन लिख देते हैं कि हम बता देते हैं कि हमको रिपोर्ट से क्या मिला, तो जो यूजर का काम तुरंत खत्म हो गया। फिर हम कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं अपने फाइंडिंग्स के साथ, जो भी प्रूफ है वो लगाते हैं अपेंडिक्स के अंदर, और जो प्रोसीजर डिटेल्स है वो अपेंडिक्स के अंदर पीछे तरफ लगा देते हैं कि अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन शुरू के 4-5 पेज पढ़ के आपको कंक्लूजन पता चल जाएगा। इस केस में अगर टेक्निकल रिपोर्ट है, उस केस में टेक्निकल डिटेल्स आप कुछ को चेक करने के लिए उसमें आप प्रोसीजर वगैरह डाल सकते हो, लेकिन यूजुअली इसके अंदर मेथोडोलॉजी प्रोसीजर वगैरह नहीं डाली जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट पर्सन को समझ नहीं आता है। इस केस में अगर आप किसी एक फाइंडिंग को लिख रहे हो तो उसको आपको एक पेज में लिखना है रिसर्च के, और दूसरे पेज से आपको नई फाइंडिंग के नई टॉपिक पे नई चीज के बारे में लिखना चालू करना है, ताकि जो यूजर है, जो रीडर है, वो कंफ्यूज ना हो जाए। जब वो एक पेज पढ़े तो उसको पता चले कि इसके बारे में थोड़ी अगले पेज चली, जिसको आप लिखना चालू करो। तो मैनेजमेंट रिपोर्ट क्या होता है, इसमें इंट्रोडक्शन होता है, सीधा कंक्लूजन आ जाता है, उसके बाद रिकमेंडेशन फाइंडिंग्स होती है। ये किसके लिए यूज करा जाता है, इसका यूजर होता है जो कंक्लूजन रीड करना चाहता है, उसको डिजाइन कैसी है, किस तरह रिसर्च करी, उसको इंटरेस्ट रहता है। इस केस में जो टाइम रहता है वो कम लगता है कंपैरेटिवली यूजर को रिसर्च कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कोई रिसर्च कंपोनेंट का एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि भाई इसके यही कंपोनेंट्स होंगे और ये कंपोनेंट्स नहीं रहेंगे। कोई भी जो रिपोर्ट है उसमें हम हेडिंग और सब हेडिंग से उसको बांट देते हैं। हर एक रिपोर्ट जो है वो अलग तरीके से बन सकती है, लेकिन कुछ जनरल चीजें हैं, जनरल कंपोनेंट्स हैं जो कि रिसर्च के अंदर आती हैं, वो हम देखते हैं। अगर आपको रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपको सारी लिखनी है, आप उसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन आइडियली ये सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए अच्छी रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहली चीज आती है प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन। प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, जो शुरू की इन्फॉर्मेशन होती है, ये रिसर्च का पार्ट नहीं होती, रिसर्च को इंपैक्ट नहीं करती, ये रीडर को हेल्प करती है रिसर्च रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल पेज। टाइटल पेज में हम लिखते हैं कि रिसर्च किस बारे में हो रही है, उसका टाइटल क्या है, किस डेट पे हमने इसको क्लाइंट रिसर्च रिपोर्ट को सबमिट करा है, किसको सबमिट करा है, तो क्लाइंट को सबमिट करा है, किसने सबमिट करा है, तो जो रिसर्चर है जिसने रिसर्च को बनाया है उसका नाम लिखा रहेगा। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो सारी चीजें लिखी रहती है। क्या क्या वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, किस चीज की हम रिसर्च कर रहे हैं, किस पॉपुलेशन की हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में इन्फॉर्मेटिव डिटेल देने के लिए रहती है। ये जो रहती है 3 टाइप की स्टडीज के अंदर हो सकती है, मतलब नाम कैसे देना है, टाइटल कैसे देना है रिसर्च को, वो हम 3 टाइप से कर सकते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, मतलब मैंने डिस्क्राइब कर दिया मैं किस चीज की रिसर्च कर रहा हूं। 5 साल का डिमांड रिपोर्ट ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कोरिलेशन में क्या होता है कि दो चीजों के बीच में आपने कोरिलेशन बना दिया कि जीडीपी और हाउसहोल्ड परचेज इंटरनेशनल मार्केट में क्या रिलेशन है। ये नाम देने का तरीका है। कॉजल रिसर्च क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या है, मोटिवेशन मेथड का, सेल्समैन के परफॉर्मेंस पर, जॉब सैटिस्फैक्शन पे। इस तरह का आप नाम दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो इस तरीके से, 3 तरीकों से। फिर ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है, जब रिसर्च का काम होने से पहले एक जो क्लाइंट होता है वो लिख के टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स के हिसाब से एक डिक्लेरेशन देता है कि आप मेरे बिहाफ पे रिसर्च करिए, जो भी आप रिसर्च करेंगे वो मेरे लिए कर रहे हैं, मैं उसे आपको फीस दूंगा, इतना टाइम आपको करनी है, और मैं आपको ऑथराइज करता हूं मेरे क्लाइंट से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्मेशन लेकर रिसर्च करने के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है, उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हो, बिना ऑथराइजेशन लेटर के किसी भी रिसर्च नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव समरी का क्या मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है किसी भी रिसर्च का, खासकर किनके लिए, एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए। वो क्या करते हैं, वो ब्रीफ में समरी रीड कर लेते हैं। जो भी रिसर्चर होता है वो ब्रीफ में सारी फाइंडिंग्स को छोटे में लिख के बता देता है, ताकि रीडर को टाइम ना जाए, वो 400 पेज नहीं पढ़ सकता रिसर्च के। इसके लिए क्या रिसर्च की प्रॉब्लम थी, रिसर्च की अप्रोच क्या है, डिजाइन क्या थी, रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो सब छोटे-छोटे में बताता है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, मिडिल लेवल के मैनेजर्स, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता रिसर्च के बारे में, उनको अपना काम करना है। शॉप फ्लोर के लोग, फंक्शनल डिपार्टमेंट हेड्स, एचआरएम, सेल्स, फाइनेंस का जो मैनेजर रहता है, वो शॉर्ट में एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़ लेते हैं, बस उनका काम हो गया, उनको पता चल गया एक्शन क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, किसी भी चीज का जो टॉपिक हम डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। इंडेक्स आपने सुना होगा, इंडेक्स देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा है, और उसके आगे उसका किस पेज पर वो लिखा है वो लिखा हुआ है। तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स की तरह रहता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें रिसर्च के अंदर लिखी है, किस पेज नंबर पे लिखी है, उसकी डिटेल्स लिखी रहती है शॉर्ट में। फिर एक बार जो टेबल्स रहते हैं, चार्ट्स रहते हैं, और जो अपेंडिक्स है उसकी भी, अपेंडिक्स के अंदर भी जो लिस्ट है वो लिखी रहती है, क्या चीजें इंक्लूडेड किस पेज नंबर पे। उसके बाद इंट्रोडक्शन, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, किस चीज पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसको बताया जाता है, किस सेकेंडरी डेटा एनालिसिस किस तरीके से होगा, दूसरे फैक्टर्स क्या है, उसका क्लियर स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि पर्पस क्या है, रिसर्च हम एक्जेक्टली क्यों कर रहे हैं, कौन कौन सा हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस का एक्जेक्ट स्टेटमेंट क्या है, वेरिएबल्स कौन कौन से, अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका स्पेसिफिक डेफिनेशन की जरूरत है तो उसको डिफाइन कर दिया जाता है। बैकग्राउंड में क्या होता है कि 2 टाइप के बैकग्राउंड हो सकते हैं, क्या हो सकता है कि या तो प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हो या सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो, तो आपको डिफाइन करना बताना पड़ेगा कि अगर हम फोकस ग्रुप से सर्वे कर रहे हैं तो प्राइमरी डेटा हो गया, कहीं और से लिटरेचर से हम रिव्यू करके इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो सेकेंडरी डेटा हमको बताना पड़ता है कि किस तरह से हम रिसर्च कर रहे हैं, या कोई पुरानी रिसर्च को हमने यूज करा है उसको लिखना पड़ता है, जो लिटरेचर है जिसको आप यूज कर रहे हो अच्छी तरीके से ब्लेंड होना चाहिए। इस तरीके से जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको लॉजिकली कनेक्ट करें, और बैकग्राउंड में डेफिनेशंस, क्वालिफिकेशन, असम्पशन सारे आने चाहिए। क्वालिफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि रिसर्च किस जगह पर किस फील्ड में अप्लाई करेंगे और कहां पे स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं करने वाली, वो भी आपको यहीं पे बैकग्राउंड में लिखना पड़ता है। अगली चीज होती है मेथोडोलॉजी, किस तरीके से आप रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो। तो जो शॉर्ट रिपोर्ट्स है और जो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स है उसमें मेथोडोलॉजी लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो टेक्निकल रिपोर्ट्स है उसमें सारी सिग्निफिकेंट डिटेल्स आपको लिखनी पड़ती है 5 पार्ट में। पहले सैंपलिंग डिजाइन, जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से आपने सैंपल निकाला होगा, तो सैंपल कैसे निकाला, उसकी क्या टेक्निक थी, प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को यूज करा, कितना बड़ा आपका सैंपल का साइज है और सैंपल का साइज कितना रहेगा आपने डिटरमिन कैसे करा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्सप्लेनेशन जो रहेंगे सैंपल मेथड्स की, उसकी यूनिकनेस कैसी है, और दूसरे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। और जो ये जो इसके जो कैलकुलेशंस है वो अपेंडिक्स के अंदर आएंगे, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट के अंदर नहीं आएंगे। अपेंडिक्स आखिरी में होता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी रहती है, अभी आगे और आने वाला है डिटेल में देखेंगे उसको। फिर दूसरी चीज होती है रिसर्च की डिजाइन, जो डिजाइन आपने एक्सेप्ट करी है, जो आपने चूज करी है रिसर्च करने के लिए, वो क्या है, आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कर रहे हो, आप डिस्क्रिप्टिव एक्स पोस्ट फैक्टर डिजाइन कर रहे हो, कौन सी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो। मान लो एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपने बोल दिया कि हम कर रहे हैं इस रीजन से कर रहे हैं, तो उसका मटेरियल क्या है, उसके टेस्ट क्या है, उसकी इक्विपमेंट क्या है, उसकी कंट्रोल कंडीशन क्या है, दूसरी डिवाइसेस कौन कौन सी, वो सब चीज आपको लिखनी पड़ेगी। हर डिजाइन को क्यों यूज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। अगली होती है डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के स्पेसिफिक्स आपको लिखने पड़ते हैं। कोई भी सेलेक्टेड डिजाइन है उसमें कंटेंट किस तरह से डेटा कलेक्ट करोगे, मान लो सर्वे मेथड है तो टीम कौन सी है, कौन सुपरवाइज कर रहा है, कितने लोग हैं आपके टीम के अंदर, कितनी उनकी ट्रेनिंग है, कितना टाइम आपने दिया उनको डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा जब कलेक्ट हो रहा है तो रिकॉर्ड कैसे हो रहा है, क्या कंडीशन थी फील्ड की, वो सारी चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है कि डेटा कलेक्शन किस तरीके से हो रहा है। मान लो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपने फॉलो करी है तो सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है, प्रोसीजर क्या फॉलो हो रही है, एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, कितने टेस्ट कर रहे हैं, वेरिएबल का मैनिपुलेशन किस तरीके से हो रहा है, सारी चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है। और जो स्पेसिफिक डिटेल्स है मटेरियल की वो आप अपेंडिक्स में आखिर में लिख सकते हो, लिखोगी मतलब। डेटा एनालिसिस क्या हुआ कि ये सेक्शन में आप डिस्क्राइब करते हो कि आप डेटा एनालिसिस कैसे करोगे, उसको जस्टिफाई करते हो, स्ट्रेटजी और टेक्निक्स आपने क्या यूज करी उसके हिसाब से।
इसको आपको सिंपल वर्ड्स में लिखना है कि जो टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो वो क्यों यूज कर रहे हो, उसका रीजन बताओ। कोई दूसरी को क्यों यूज नहीं कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा ताकि कोई और यूज कर सके ना रिसर्चर। लिमिटेशंस, कई बार जो रिसर्चर्स रहते हैं वो लिमिटेशंस लिखते नहीं क्योंकि उसकी वजह से उनको लगता है कि इम्पैक्ट कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत होता भी होगा, लेकिन ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल चीज है। कोई भी रिसर्च जब आप करते हो तो उसमें टाइम में कितना टाइम है, कितना बजट है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स है। मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट है जिनके जो मैनेजर्स उनकी आपस में नहीं बनती, कई बार हो जाता है वो आपस में बात नहीं करते, तो वो कंस्ट्रेंट है कि भाई हमको फुल एक्सेस नहीं मिलता है, आपको लिखना पड़ेगा लिमिटेशन। आप लिख दो तो जो यूजर है, जो रीडर है, वो उसकी वैलिडिटी निकाल लेगा स्टडी की और उस फैक्टर को छोड़ के दूसरे पे फोकस कर लेगा। इससे अच्छे रिसर्चर का प्रोफेशनलिज्म रहता है। फिर फाइंडिंग्स, नॉर्मली क्या होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है रिपोर्ट का। इसमें हम ऑब्जेक्टिव को सिर्फ लिखते नहीं, हम एक्सप्लेन करते हैं डेटा को कि जो चीज हुई वो क्यों हुई। जो रिजल्ट्स है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। किस तरह से एग्जांपल समझो, जैसे हमने हेल्थ केयर का, हॉस्पिटल्स का हमने मार्केटिंग सर्वे करा, तो उसको हमने 4 चैप्टर में बांट दिया। पहले हमने ओवरऑल रिजल्ट बता दिया, फिर उसको और थोड़ा हमने उसको ज्योग्राफिकल रीजन बांट दिया कि साउथ में इतना, नॉर्थ में इतना। फिर हमने उसको प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट हॉस्पिटल्स में बांट दिया हर एक रीजन के। फिर हमने बताया कि हर रीजन की, हर हॉस्पिटल की प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट वाली की बेड कैपेसिटी कितनी कितनी है। तो हम उसको और डिटेल ऑर्गेनाइज वे में हम उसको फाइंडिंग्स को बताते हैं। इसको हम टेक्स्ट फॉर्म में, ग्राफिक्स फॉर्म में, किसी फॉर्म में बता सकते हैं। नाउ कंक्लूजन, समरी एंड कंक्लूजन। सिर्फ समरी लिखना काफी नहीं है। जो रिसर्चर है उससे एक्सपेक्टेड रहता है कि जो रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेट करके बताओ कि जो रिजल्ट है उसका क्या मतलब हुआ। मतलब इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि बेड कैपेसिटी आपने बताई, ये तो आपने बता दी कितनी है, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ कि बेड कैपेसिटी कम है तो क्यों कम, उसके क्या रीजन, उसको कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, कितना बजट लगेगा, वो भी चीज आपको बतानी पड़ेगी साथ में। जिस तरह से आप कंक्लूजन तक पहुंचे वो फाइंडिंग्स आपको बतानी पड़ती है। कई बार जो होता है, जो रिसर्चर है वो अपना कंक्लूजन देना के लिए रिलेक्टेंट होता है कि भाई अपना अपना ओपिनियन ना दे, जो रीडर है उसके ऊपर छोड़ दे। लेकिन ऐसी टेम्पटेशन को अवॉइड करना अगर आप अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं। रिसर्चर को सबसे ज्यादा इन्फॉर्म रहता है वो इन्फॉर्मेशन पूरी ऑर्गेनाइज, पूरी रिसर्च के बारे में, पूरी कंडीशन के बारे में, पूरी कंक्लूजन के बारे में, तो उसको अपना ओपिनियन देना ही चाहिए। हो सकता है कि जो रीडर है वो आपसे डिसएग्री करे, तो आपको एक पेपर लिख देगा आपके ऊपर, आप उससे डिसएग्री कर सकते हो, उसका पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने ऐसा कंक्लूजन क्यों दिया है। जो फाइंडिंग्स रहती हैं, जो समरी रहती है, वो टेबुलर फॉर्म में रहती है ताकि उसको लोग आसानी से पढ़ सकें, और उसको सब ऑर्डिनेटेड मैनर में लिखा जाता है, नंबर करके लिखा जाता है पेजेस में, सेक्शंस में अलग-अलग, ताकि इजीली आइडेंटिफाइबल और इजीली समझने के लिए आसानी हो रीडर को। ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि जो रिसर्चर्स है उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप आइडियाज भी दीजिए करेक्टिव एक्शन के। प्रॉब्लम क्या है वो तो रिसर्च से बता दे रहे हो, लेकिन आप करें क्या वो भी आपको ही बताना पड़ेगा क्योंकि आपने रिसर्च करी है। इसी को अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जो मैनेजर है वो रिसर्चर से पूछता है कि भाई आपको ये पता चला, ये प्रॉब्लम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिसर्च करने के बाद तो रिसर्चर उसको सजेस्ट करता है आइडियाज, 3-4 अल्टरनेटिव बताता है कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। मैनेजर उसमें से कोई एक चूज करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर देता है, उसको फायदा होता है क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड डिसीजन ले रहा है तो गलत डिसीजन नहीं लेगा। अपेंडिक्स हम से पढ़ रहे हैं, अपेंडिक्स में लिख दो, अपेंडिक्स में अपेंडिक्स में लिख दो। वो क्या होता है, ये होता है डॉक्यूमेंटेशन। हर एक मटेरियल चीज जो भी हमने रिसर्च में करी, क्या मेथड थी, किससे इंफॉर्मेशन ली, उसका डॉक्यूमेंट क्या था, किसने ऑथराइज करा, उसका डॉक्यूमेंट क्या था। जब रिसर्च रिपोर्ट ली तो उसमें लिखा होगा ना कि किसने हाँ बोला, किसने ना बोला, जो बंदे ने हमको लिख कर दिया, हर एक चीज का प्रूफ, हर एक चीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम एक साथ लिखते हैं। जो क्वेश्चनर हम भेजते हैं लोगों को, उसकी भी कॉपी अपने पास रखते हैं। वो क्वेश्चनर जो फॉर्म है हर चीज का उसको स्टैटिस्टिकली ब्रेक डाउन कर मतलब अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर अपेंडिक्स के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखी जाती है ताकि कोई क्रॉस चेक कर सके कि रिसर्च हुई भी थी कि नहीं हुई थी और अच्छे से हुई थी कि नहीं हुई थी। फिर बिब्लियोग्राफी का क्या मतलब होता है कि जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं तो हम डेटा को कहीं और से यूज करते हैं, तो जो राइटर होता है वो उस डेटा का सोर्स बता देता है। जैसे हम बुक्स रीड करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि इस चैप्टर का इंफॉर्मेशन हमने इस कंपनी की वेबसाइट से लिया है, या जो ये टॉपिक है ये हमने विकिपीडिया से उठाया हुआ है, तो जो सोर्स है वो हम लिख देते हैं ताकि बैकग्राउंड पता चल सके रिपोर्टर रीडर को कि आपने उसको कहां से यूज किया है, कहां से इंफॉर्मेशन को लिया है और क्यों लिया है। ओके, अब जब हम रिपोर्ट को लिख रहे होते हैं तो हमें 3 टाइम पर कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। जब हम राइटिंग चालू करते हैं रिपोर्ट, उसके पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब हम रिपोर्ट को लिख रहे होते हैं, प्रेजेंट करते टाइम, आउटलाइन के टाइम, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और बिब्लियोग्राफी के टाइम में कुछ चीजों को, आखिरी में जो सोर्स लिखते हैं तब कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम रिपोर्ट को लिख रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें। अगर कोई साइंटिफिक क्वालिटी की रिसर्च है लेकिन उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं करा तो ज्यादा रीडर्स के काम नहीं आएगी। रिसर्च जो रीडर है वो उससे ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे। जब आप लिखना चालू करें तो आपको अपने आप से एक रिसर्चर को कुछ सवाल पूछने हैं कि जो ये रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट, उसका मेन पर्पस क्या है। इससे आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में, उसको क्रिस्टलाइज करने में, रिसर्च आपने करी तो आपको प्रॉब्लम पता थी, लेकिन एक्जैक्टली रीडर के माइंड में क्या प्रॉब्लम है, उसने क्यों रिसर्च कराई, उसका पेपर सोचते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन आप पूछते हो कि इस रिपोर्ट को कौन रीड करने वाला है, ऑडियंस क्या है, उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाते हो, उसके हिसाब से कितनी बड़ी रिपोर्ट रहेगी वो आप बनाते हो। एक बेसिक स्टडी है कि जितनी रिसर्च ऊपर जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतनी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है ना उसके पास टाइम नहीं है कि 400 पेज की रिपोर्ट पढ़ेगा, 500 पेज की रिपोर्ट पढ़ेगा, वो सीधा कंक्लूजन जानना चाहता है, और कंक्लूजन में नहीं, कंक्लूजन से उसको एक्शन क्या लेना है वो जानना चाहता है। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको रिपोर्ट देनी है, टाइम नहीं किसी को इतना रीड करने के लिए। दूसरी चीज होती है कि टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, जो रिसर्च को लिख रहा है और जो रिसर्च का रीडर है उन दोनों के बीच में टेक्निकल नॉलेज का गैप कितना है। जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना मुश्किल रहेगा वर्ड्स की मीनिंग सही तरीके से बताना, इसलिए आपको इजी वर्ड्स को यूज करना है जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करे जाते हैं। अगला होता है क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या लिमिटेशंस है जब मैं इसको लिख रहा हूं तब। क्या जो नेचर सब्जेक्ट का बहुत टेक्निकल है, क्या मुझे स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है रिपोर्ट का, कितना टाइम अवेलेबल है। कई बार जब डेडलाइन आ जाती है तो हम जल्दी जल्दी में रिपोर्ट लिख देते हैं, डेडलाइन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो सारे फैक्टर्स को आपको रिपोर्ट लिखने से पहले कंसीडर करना है। और फाइनली हु विल द रिपोर्ट बी, हाउ द रिपोर्ट विल बी यूज्ड, किस तरह इस रिपोर्ट को यूज करा जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से कन्वीनियंटली मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं, कितने एफर्ट्स लगेंगे मुझे ताकि मैं रीडर का इंटरेस्ट बढ़ा सकूं। और रिपोर्ट जो है क्या कोई एक इंसान ज्यादा पड़ेगा, कैसे टॉप लेवल का मैनेजर पड़ेगा, या फिर उसको सारे डिपार्टमेंट से बांट दिया जाएगा, उसे कितनी कॉपीज बनने वाली है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होने वाला है, मैं उसके हिसाब से ग्राफिक्स को, उसके लेआउट को डिसाइड कर सकता हूं एज अ रिसर्चर। फिर आउटलाइन का क्या मतलब हुआ, जब आपने सारी चीजें डिसाइड करी, रिसर्च आपको चल गया, क्या लिखना है, किस तरह लिखना पता चल गया, तो प्रेजेंट कैसे करना है वो उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखो। पहले हम एक मेजर हेडिंग लिखते हैं, फिर एक सब टॉपिक की मेजर हेडिंग लिखते हैं, फिर सब टॉपिक लिखते हैं, फिर उसके अंदर की चीज, उसके अंदर की चीज, उसके अंदर की चीज, ऐसे लिखते हैं कि पता रहे कि पूरी हायरार्की किस तरह से आ रही है। इसके लिए हम इसको सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करा जाता है। इसके लिए आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिख दो, टाइप कर दो, फिर आप उसको पूरे को सेलेक्ट करके उसमें एक फॉर्मेट रहता है, उसका उस पर क्लिक कर दो, सारी चीजों को हेडिंग सब हेडिंग में बांट देता है। इसका मतलब क्या होता है, जो रीडर है उसको इजीली समझ में आ जाता है कि की पॉइंट्स क्या है, हेडिंग्स क्या है, और टॉपिक की आउटलाइन क्या है और सेंटेंस की आउटलाइन क्या है, उसको पता चल जाता है। इस केस में आप दो मेजर कंपोनेंट्स देखते हो, पहला कि आपको क्या बोलना है और आपको उसको किस तरह से बोलना है। ठीक है, ये पूरी राइटिंग को दो कंपोनेंट्स में बांट दिया जाता है। आखिरी चीज जो आप ध्यान रखते हो बिब्लियोग्राफी के टाइम पे वही होता है, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसमें एंड नोट में रेफरेंस लिखे रहते हैं कि जो बुक है ये यहाँ से, इसका जो इंफॉर्मेशन है इस पब्लिकेशन से हमने ली हुई है। तो इसका एक सॉफ्टवेयर रहता है बिब्लियोग्राफिक रिट्रीवल सॉफ्टवेयर। जो रिसर्चर है, जो फुल टाइम रिसर्चर है, वो क्या करता है, अपने पास एक डेटा अपने डेटाबेस में लिख के रखता है कि ये इंफॉर्मेशन है, ये मैंने इस डेटाबेस से उठाई है, इस जगह से उठाई है। तो जब उसको एक्चुअली यूज करेगा तो उस रिसर्च में वो उस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालेगा, इसका सोर्स क्या है, वहां पर उसको लिख देगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर यूज करा जाता है रिसर्चर्स के द्वारा। अगली चीज होती है कि जब हम रिसर्च को लिख रहे हैं उस वक्त हमें क्या चीजों पर ध्यान देना है। हमारी आउटलाइन डिसाइड हो गई, रिसर्च पूरी हो चुकी है, कंक्लूजन हमें पता है क्या लिखना है, तो अब उसको प्रेजेंट किस तरह करना है, क्या ग्राफिक्स रहेंगे, क्या टेबल्स रहेंगे, क्या चार्ट्स रहेंगे। ये रीडर्स को सही तरीके से
लिखने में काम करते हैं। तो जब आप रिसर्च को लिखना चालू करो उसके पहले ही आप सोच लो कि मैं इस टॉपिक के लिए ग्राफ बना दूंगा, इस चीज के लिए ये कर दूंगा, उस चीज के लिए वो कर दूंगा, या पहले डिसाइड कर लोगे तो रिसर्च आपकी इजीली हो जाएगी। ठीक है, रिसर्च को प्रेजेंट आप अच्छे से कर पाओगे। फिर रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी क्या होती है? रिसर्चर या राइटर की रीडेबिलिटी नहीं देख रहे हो, रीडेबिलिटी मतलब पढ़ने की क्षमता कितनी है आपकी ऑडियंस की, वो कितना पढ़ सकती है, उसका क्या एक्सपर्टीज है, उसका कितना इंटरेस्ट है आपकी रिसर्च में, उसको आपको पहले देखना पड़ता है। अगर आपकी रिसर्च जो रिपोर्टर जो यूजर है आपके उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगी तो उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए। तो आपको रिसर्च का जॉब लिख रहे हैं उसका लेवल इतना ही रखना है जितनी आपकी ऑडियंस की, जो टारगेट ऑडियंस है जो पढ़ने वाली है उसकी रीडिंग एबिलिटी उतनी रखना है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड रीडिंग इंडेक्स रहता है जो 0 से लेकर 100 तक के मार्क्स देता है किसी भी रिसर्च में, किस तरह के शब्द लिखे गए हैं, किस तरह से उसको लिखा गया है। अगर उसमें आपके 100 के पास आपके मार्क्स आते हैं, 100, 90, 80, मतलब कोई भी उसको रीड कर सकता है, इजी टू रीड है। लेकिन अगर 10, 5, 10 नंबर आते हैं मतलब वो डिफिकल्ट है रीड करने के लिए, मुश्किल है उसको रीड करना, सब कोई नहीं समझ सकते, टेक्निकल लोग इसको समझ सकते हैं। अगली होती है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, आपको ऑब्जेक्टिवली चीजों को लिखना है, बहुत बड़ा के नहीं लिखना है, आपको एम्बिग्यूटी अवॉइड करनी है, एक ही शब्द के दो मीनिंग नहीं होनी चाहिए, एक ही शब्द के कंफ्यूजिंग मीनिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम सही तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखना है। जो टोन रहती है आपकी लिखने की, किस तरीके आप किसी चीज को बोल रहे हो, और दूसरा होता है कि आप सिर्फ बोल दे रहे हो, दूसरा होता है कि आप सोच समझ के बोल रहे हो, सही टोन में जिस तरह से आप कहना चाहते हो उसमें बोल रहे हो। कभी भी एक रिसर्चर को खुद को रेफर नहीं करना चाहिए जब मैं कोई चीज कर रहा था, ऐसा नहीं, आपको रिसर्चर को रेफर करना, जो रीडर है उसको रेफर करना है, ताकि जो रीडर है उसको सिंसियरिटी समझ में आएगी, जिसने रिपोर्ट बनाई उसको पर्सनलाइजेशन फील होगा, वार्म फील होगी, वो इन्वॉल्व होगा जब वो उस रिसर्च को पढ़ रहा रहेगा। दूसरी चीज, आपको रिसर्च लिखते टाइम कोई भी नेगेटिव फ्रेजिंग नहीं करनी। अगर आप नेगेटिव फ्रेजिंग है तो पूरी उस पर्टिकुलर चीज को रिलेट करके पॉजिटिव कर दो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि जो आपके फाइंडिंग्स है, रिकमेंडेशन है, जो आपका कंक्लूजन है उसका पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लिखो। लेकिन जब आप रिपोर्ट को लिख रहे हो तो आपको उसको नेगेटिवली फेस नहीं करना है, पॉजिटिवली फेस करना है कि हमने ये करा, फिर हमने ये करा, उसमें नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए ना। फाइनल प्रूफ का क्या मतलब हुआ कि जब आपकी सारी चीजें हो चुकी हैं तो आप ड्राफ्ट को एक तरफ अलग रख दो और आप एक दिन के लिए पिक्चर देखने चले जाओ। ऐसा क्यों? कोई अनरिलेटेड चीज करो। जब आप उसमें रिलेटेड रहते हो ना, जब आप लगातार कोई चीज करते हो तो आपको उसकी गलतियां नहीं दिखती। फिर आप थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम दूर जाओ, फिर आप वापस आओ, फिर उसको देखो कि क्या जो राइटिंग मैंने लिखी है, जो वर्ड्स यूज करे वो स्मूथली फ्लो कर रहा है कि नहीं, लैंग्वेज अच्छी है, कुछ हिंड्रेंस आ रहा है तो उसको हटा दो, क्या ट्रांजिशन जहां होने चाहिए थे वहां पर है, जो मेरी कंक्लूजन और फाइंडिंग्स है क्या सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं कि नहीं हुए, क्या टेबल ग्राफ जो मुझे डालने चाहिए थे जिससे पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो इजी टू रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसको रीड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं सारी चीजों, उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी बना दो। मतलब जब पूरी रिसर्च रिपोर्ट बन जाती है, फाइनल चीज हो जाती है, उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हो। एग्जीक्यूटिव समरी पूरी रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ प्रेजेंटेशन की कंसीडरेशन, जब भी रिसर्च रिपोर्ट की राइटिंग प्रोसेस रहती है उसका आखिरी पार्ट होता है उसका प्रोडक्शन किस तरह से रहने वाला है। मतलब हम रिसर्च को टाइप कर सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं, अब प्रिंट में भी है कि कलर से करा सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से करा सकते हैं, किस टाइप के प्रिंटर से प्रिंट करा रहे हैं, किसी टाइपराइटर से उसको टाइप भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो चीजें होती है ये कन्वे करती है कि कितना प्रोफेशनली इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करा गया है। दूसरी चीज, जब आप रिसर्च को लिख रहे हो या ड्राफ्ट कर रहे हो तो आपको देखना है कि उसकी जो फॉन्ट है वो कंपैटिबल हो, पढ़ने के लिए आसानी हो और अच्छी क्वालिटी के पेपर पर उसको प्रिंट करा जाए। अगर आप इसकी फोटोकॉपी करा रहे हो तो क्लीन और ग्रे स्केल्स में नहीं होनी चाहिए। सर आप ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो? ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप उसको मास स्केल पर करते हो, हजारों लोग जब रिसर्च करते हो, हजारों लोग जो उसको पढ़ने वाले रहते हैं, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगली चीज होती है ओवर क्राउडिंग ऑफ टेक्स्ट, आपको अवॉइड करना है। जो रीडर है, जो आप टेक्स्ट आपने उसको दिया है उसमें थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि उसको पढ़ने में आसानी रहे। दूसरा, जो आपके मार्जिन होते हैं उसमें आपको थोड़ा थोड़ा गैप देना है। राइट मार्जिन में कम से कम 1 इंच गैप रहना चाहिए और लेफ्ट मार्जिन में थोड़ा ज्यादा गैप होना चाहिए, 11 to 14 इंच का उसमें गैप रहना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड पर उसकी बाइंडिंग होती है, उसको पंच करा जाता है, जब बुक बाइंड होती है ना उसके लिए और एक्स्ट्रा जगह लगती है। आप और बड़े मार्जिन भी दे सकते हो, 1 इंच से बड़ा भी दे सकते हो ताकि हाईलाइट कर सको, की पॉइंट्स को जगह दे सको नोटिंग करने के लोगों के लिए। ओवर क्राउडिंग इसलिए हो जाती है जब आप पूरा एक साथ टेक्स्ट लिख देते हो, पूरा टेक्स्ट लिख देते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन एक साथ छाप देते हो। ऐसा आपको नहीं करना है, इसकी वजह से अनप्लेजेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता। तो आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखो, पॉइंट्स में चीजों को लिखो, डिस्टिंक्ट थॉट को अलग अलग पैराग्राफ में लिखो, अलग पैराग्राफ मतलब अलग पॉइंट होगा, इस तरह आपको लिखना है। फिर आप इंडेंट दे दो, जब भी आप कोई बड़ी कोटेशन लिस्टिंग नया पैराग्राफ यूज करो तो इंडेंट कर दो। इंडेंट का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे जब भी कोई नई चीज चल रही है तो आप लेफ्ट मार्जिन थोड़ी जगह छोड़ दो तो लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई नई चीज, नया पैराग्राफ, नया थॉट चालू हो रहा है। बिगिनिंग में आप थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ दे रहे हो, इसे इंडेंट कहते हैं ना। अगली चीज होती है कि आप हेडिंग और सब हेडिंग को यूज करो। फिर आप वर्टिकल लिस्टिंग 1 2 3 4 लेबलिंग को यूज करो। उस पर इनएडिक्वेट लेबलिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सही तरीके से ग्राफ को, टेबल्स को, हेडिंग को, सब हेडिंग को आपने सही तरीके से लेबल नंबर करा हुआ है ना, तो क्या होगा कि जो ऑडियंस है वो पूरी रिसर्च रिपोर्ट को डिस्क्राइब कर पाएगी, उसको पता रहेगा कि उसका कहां तक का डिस्कशन हुआ, उसको पता रहेगा, अपनी प्रोग्रेस देख सकता है। जब उसने रिसर्च रिपोर्ट पढ़ ली या पढ़ने वाला है तो वैसे पेज पलट के हेडिंग देखकर उसको आइडिया लग जाएगा कि पूरी रिसर्च किस बारे में है और जहां तक उसने पढ़ लिया उस पॉइंट तक वापस आ सकता है, अगर आपने सही तरीके से उसकी लेबलिंग करी है तो। आखिरी चीज होती है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। जो राइटर होता है ये तो आप उसको क्या लिखना है उसको पता चल गया, लेकिन कैसे यूजर को दिखाना है, वो टेक्स्ट पैराग्राफ में रहेगा, सेमी टेबुलर रहेगा, टेबल्स में रहेगा, ग्राफिक्स में रहेगा, कैसा रहेगा। एग्जांपल समझो, अगर मेरे को सेल्स दिखानी है मेरी, ठीक है, 3 महीने की मुझे सेल्स दिखानी है, जनवरी फरवरी मार्च, किस महीने में ज्यादा है तो मैंने ग्राफ के फॉर्म में दिखा दिया। एक तक मैं टेक्स्ट में लिख देता हूं, सर मैंने चार्ट से बता दिया, समझ में आ रहा है कि जनवरी सबसे ज्यादा है। या फिर मैं उसको पाई चार्ट के फॉर्म में भी दिखा सकता हूं, उससे भी जो यूजर है उसको इजीली समझ में आएगा। तो जो भी मेथड मैं चूज करना चाहता हूं, ग्राफिक्स से, टेक्स्ट से, किसी भी और फॉर्म में, इमेजेस से, एआई से कोई वीडियो बना सकता हूं, जिस भी तरीके से यूजर को ईज रहे रिसर्च को समझने के लिए वैसा मैं कर सकता हूं। अभी देखो, रुको रुको रुको, बस हो गया सेट। हाँ, जब हम रिसर्च को लिख रहे होते हैं तो हमें रीडेबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, टोन और फाइनल प्रूफ देखना पड़ता है। ये तो ठीक है, यस। देखो एक बार शॉर्ट में देखते हैं। ये जो सबसे मेजर पार्ट ये है कि रिसर्च के कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं। तो जब हम रिसर्च को शुरू करते हैं तो हम उसको टाइटल देते हैं। उसको देने के 3 तरीके हैं। हम टाइटल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोरिलेशन बिठा सकते हैं, उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप 2 चीजें बता सकते हैं। फिर ऑथराइजेशन लेटर कौन देता है? क्लाइंट देता है कि भाई आप रिसर्च कर लो, मैं आपको उसकी फीस दूंगा टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। एग्जीक्यूटिव समरी लास्ट में बनाई जाती है, रिसर्चर उसमें समरी लिखता है सारी चीजों की एकदम शॉर्ट में। फिर टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, कौन सी चीज कहां लिखी है, उसका पेज नंबर क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या हुआ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है, बैकग्राउंड में सारी चीजों को डिफाइन करके रखते हो, कौन सा डेटा आपने लिया है, क्या आपका प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है। फिर मेथोडोलॉजी में क्या होती है 5 चीजें, सैंपल डिजाइन क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, डेटा कलेक्शन कैसा हुआ, डेटा एनालिटिक्स क्या है और लिमिटेशन क्या है। फाइंडिंग सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी रिसर्च का, क्या हमने फाइंडिंग्स मिली, क्या-क्या हमने करा, इस सिचुएशन में ये था, कंडीशन ऐसी थी, सारी चीजें हम इसके अंदर लिखते हैं। कंक्लूजन में क्या होता है, समरी एंड कंक्लूजन, और रिकमेंडेशन क्या कहते हैं वो, और अपेंडिक्स में क्या होता है, सारी रिसर्च की जो आपने चीजें करी उसका डिटेल रहता है, सब कुछ, सारे प्रूफ रहते हैं उसके अंदर। क्वेश्चनर क्या था, लोगों से आंसर क्या आया, आपने क्या लेटर भेजा, कब आया, कब, या सारी चीजें उसके अंदर लिखी रहती हैं विद प्रूफ अटैच उसके अंदर रहता है। फिर बिब्लियोग्राफी क्या रहती है कि अगर हमने किसी सेकेंडरी डेटा को यूज करा है तो उसके सोर्स को हम यहाँ पर कोट कर देते हैं कि ये डेटा हमने यहाँ से उठाया है, अगर आपको पढ़ना है तो प्रूफ के लिए वहां जाके उसकी लिंक भी हम डाल देते हैं, उसको आप जाके आप पढ़ लो। दिस वाज द चैप्टर, टेक केयर। तो पूरी रिसर्च जो हमने पढ़ी, तो अगर किसी ने हमसे पूछा कि रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखना है तो वो तो हमको बता देंगे, लेकिन अगर किसी ने हमसे पूछा कि चाय में मलाई क्यों आती है तो हम क्या बोलेंगे, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ठीक है।
मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।